हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर। मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर में वेलकम करता हूं। तो आज के इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक साथ हम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगला जो है 20 से 25 मिनट आप एकदम कंसंट्रेट होके सभी टॉपिक्स को देखना। डायरेक्ट हमने लिंक दे दिया, आपको भी पता है कि लिंक नीचे दिया हुआ है, तो डायरेक्ट लिंक को पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड करने मत चल जाना। ठीक है, पहले वीडियो देख लो कि वीडियो में मैंने क्या क्या बोला है, किसको किसको इंपॉर्टेंट दिया है, क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है, डिफिनीशन पढ़ना है, प्रॉपर्टीज पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो ये आप वीडियो देख के समझो कि मैंने उसमें क्या बोला है कि सॉलिड स्टेट जो आपका चैप्टर है इसमें आपको क्या क्या कवर करना है, कौन कौन से पॉइंट आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो ये सभी आप देखो, अच्छे से समझो और पूरा 20 से 25 मिनट एकदम कंसंट्रेट होके सभी काम को छोड़ दो, बोल दो बगल में कि हमको अभी कोई काम नहीं करना है, हमको बस अभी यहाँ पे कंसंट्रेट होके टॉपिक समझना है। और अगर इस टॉपिक को समझ लेते हो ना तो अभी आपका मार्क्स यहाँ पे था, कुछ देर बाद यहाँ होगा। ठीक है, मतलब अभी जमीन पे थे तो कुछ देर बाद आसमान में हो गया, ऐसा मार्क्स आपको आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से एक भी मार्क्स ना छूटे इसके लिए आप पूरे टॉपिक को अच्छे से देखो, समझो, मैंने जो बोला है वो पूरा कंप्लीट करो। और अगर आज हम आपको यह चैप्टर दे रहे हैं तो इसका एक दिन बीच होके नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा। तो ये जो बीच वाला जो पीरियड है ना, जैसे कल आपको ये अगला चैप्टर केमिस्ट्री में नहीं मिलेगा तो कल आपको फिजिक्स में मिलेगा। ठीक है, तो वो बात छोड़ो। तो कल अगर केमिस्ट्री में नहीं मिल रहा है तो कल के दिन आपको याद कर लेना है पूरा इस चैप्टर को। जैसे जैसे हम दे रहे हैं उस तरीके से अगर याद करते जाते हो तो आपका क्या होता है कि एक दिन में एक एक चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा। और क्या होगा, 30 दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट दोनों सब्जेक्ट का। उसके बाद आपको रिवीजन के लिए अच्छा मौका, टाइम मिल जाएगा, है ना। 3 महीना जो जोड़ रहे हो वो 1 महीना में कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से करो। आगे का 20 से 30 मिनट का वीडियो जो है उसको देखना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलिए। तो यहाँ क्या है, तो यहाँ भाई साहब आपका केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो कि चैप्टर 1 का है, सॉलिड स्टेट। किसका? सॉलिड स्टेट मतलब कि ठोस अवस्था। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोगों को सॉलिड का डिफिनीशन जान लेना है, सॉलिड होता क्या है। तो बोल रहा है द स्टेट ऑफ मैटर हुज शेप, साइज, वॉल्यूम एंड मास आर डिफिनिट इज कॉल्ड सॉलिड। मतलब कि वह स्टेट ऑफ मैटर जिसका शेप, साइज, मास, वॉल्यूम जो होता है डिफिनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड आपको पता चला ना क्या होता है, तो यहाँ से आप डिफिनीशन याद कर लेना सॉलिड का। उसके बाद जो है आपको सॉलिड स्टेट के बारे में बताया जा रहा है कि सॉलिड स्टेट भाई साहब आपका होता क्या है। तो देखिए, ओके, सॉलिड स्टेट क्या होता है, तो देखो, the state of matter whose intermolecular distance is very short and intermolecular force of attraction is very strong। याद रखना, intermolecular डिस्टेंस क्या होगा, वेरी शॉर्ट होगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वेरी स्ट्रांग होगा। तो उसको हम लोग सॉलिड स्टेट बोलते हैं, इज नोन एज सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट का आपका डिफिनीशन है। तो सॉलिड स्टेट का डिफिनीशन यहाँ से याद कर लीजिए आप, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ में मैंने कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, जैसे कि मेटल एक्सेप्ट मरकरी। ये क्या है, सॉलिड है। मरकरी भी जो है मेटल ही है लेकिन सॉलिड नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। तो बाकी सभी मेटल्स क्या है, सॉलिड है। वुड, प्लास्टिक, फाइबर, पीवीसी, ये सब क्या है, सॉलिड है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है वो सभी को हमने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट आगे है, नेक्स्ट है आगे आपको क्या, कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड का जो प्रॉपर्टीज है, 4-5 प्रॉपर्टी, 3-4 प्रॉपर्टीज है, तीनों चारों को अच्छे से जो है रट लेना है, याद कर लेना है। फिर लैटिस एनर्जी के बारे में जान लेना है कि भाई साहब आपका लैटिस एनर्जी क्या होता है। तो लैटिस एनर्जी होता क्या है, फिर से लैटिस एनर्जी जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सब तो नीचे में फैक्टर इफेक्टिंग हमने दे दिया है। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी के बारे में आपको भाई साहब जान लेना है कि लैटिस एनर्जी होता क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। तो नेक्स्ट आगे है क्या, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द लैटिस एनर्जी। मतलब कुछ फैक्टर है जो कि लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है स्टेबिलिटी पे अफेक्ट होता है। स्टेबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी के। मतलब अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगा तो लैटिस एनर्जी भी घटेगा, यही मतलब हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलिए, उसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। एमपी मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बीपी मतलब
एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैटिस एनर्जी के, लेकिन सॉल्युबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैटिस एनर्जी के। सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी भी जो है आपका इंपॉर्टेंट है। ये सभी को आप अपने कॉपी में नोट कर लो या फिर प्रिंट आउट निकलवा लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के जो भी टाइप्स है वो सभी आपको पता होने चाहिए। तो सॉलिड के कितने टाइप्स है? दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होते हैं एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड है ना, उसका स्पेलिंग भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉलिड के टाइप्स आपको पते होने चाहिए अच्छे से। उसके बाद जो है उनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, कम से कम 5-6 डिफरेंस तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है किसके किसके बीच का? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का और एमॉर्फस सॉलिड का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे आपको क्या देखना है? तो नेक्स्ट आगे है आपका बच्चा देखो नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, लिख लेना। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन लिख लेना। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? व्हाई ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, ग्लास को जो है सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं? तो देखो क्यों कहते हैं। ग्लास इज नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड because the flow of constituent particles from top to bottom take place in long interval of टाइम। मतलब कि ग्लास को जो है सुपर कूल लिक्विड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फ्लो ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जो फ्लो होते हैं पार्टिकल्स के, वो क्या होते हैं? टॉप से बॉटम। ठीक है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक आने में क्या लेता है? बहुत ही ज्यादा लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम लेता है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है। इसीलिए जो है ग्लास को क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, याद रखना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछेगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट है हमने यहाँ पे अटैच किया है। फिर आपको एनिसोट्रॉपिक के बारे में अच्छे से कवर कर लेना। एनिसोट्रॉपिक क्या होता है? डिफिनीशन, क्या डिफाइन इसका। ठीक है, ओनली डिफाइन, याद रखो डिफाइन। फिर आपको आइसोट्रॉपिक का डिफाइन। ठीक है, डिफाइन इसका सिर्फ। चलिए उसके बाद क्या है? उसके बाद आपको है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या जानना है? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको जान लेना है कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई साहब टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, क्रिस्टलाइन के जो है 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा चारों टाइप्स है? चारों टाइप्स को अच्छे से जान लेना है डिफिनीशन के साथ। देखो आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड को नेटवर्किंग सॉलिड भी बोलते हैं, याद रखना। उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इनको इसीलिए जो है हमने मेंशन किया है कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको पता होने चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है आपको पता होने चाहिए। अच्छा देखो यहाँ पे एक लाइन हमने मेंशन किया है हिंदी में, ये सभी का डिफिनीशन और प्रॉपर्टीज याद रखना है। मतलब ये जो चारों है ना, आयनिक सॉलिड हो गया, मेटालिक सॉलिड हो गया, कोवेलेंट सॉलिड हो गया और मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, ये सभी के डिफिनीशन आपको पता होने चाहिए, साथ में इनके प्रॉपर्टीज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि भैया आपका राइटिंग खराब है या गंदा है। ठीक है, राइटिंग के बारे में जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि इससे हमको मोटिवेट मिलता है। ठीक है, चलिए आगे है स्पेस लैटिस के बारे में आपको अच्छे से जान लेना है कि भाई साहब आपका स्पेस लैटिस क्या होता है। सभी नोट्स ये सभी कहाँ मिलेगा? तो आपको जो हमने नोट्स प्रोवाइड किया है ना चैनल पे सॉलिड स्टेट का, वहीं पे ये सभी मिल जाएगा, उसी नोट्स में ये सभी चीज का डिफिनीशन मिल जाएगा। ठीक है, तो स्पेस लैटिस का डिफिनीशन आपको देख लेना है, ब्रेवियस लैटिस का डिफिनीशन देख लेना है, फिर से यूनिट सेल का तो अच्छे से डिफिनीशन देख लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो वो सभी टॉपिक आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। उसके बाद आगे है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में जान लेना है। क्या जान लेना है? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में जान लेना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में जान लेना है। ठीक है, चलिए आगे जो है, आगे है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में क्या है। तो अगला जो है देखो, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो ये है आपका सबसे पहला प्रिमिटिव। पहला टाइप क्या होता है? प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्यूब आता है। क्या आता है? सिंपल क्यूब आता है प्रिमिटिव यूनिट सेल में। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और टाइप्स होता है यूनिट सेल का, वो कौन सा टाइप्स होता है? यहाँ देखो, तो वहां यहाँ जो है आपको दिया हुआ है कि सेकेंड टाइप्स जो है भाई साहब वो होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। और सेंटर्ड यूनिट सेल के जो है 4 टाइप्स होते हैं। एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, ईसीसी
मतलब कि इंड सेंटर क्यूबिक हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक है, HCP, इसको हेक्सागोनल को क्या बोलते हैं, HCP, हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक है, ध्यान में रखना ये सबको बाबू, ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं, तो आगे है आपका रैंक ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, रैंक ऑफ यूनिट सेल, रैंक ऑफ यूनिट सेल को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से, रैंक ऑफ यूनिट सेल को किस चीज से डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, ओके। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका रैंक ऑफ यूनिट सेल में सबसे पहला सिंपल क्यूब का रैंक जो होता है 1 होता है, जेड बराबर 1 होगा। याद रखना ये सब हम यहाँ पे इसीलिए कवर कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे ही कवर कर दिया, बाकी डिफिनीशन आप अलग से याद कर लेना, यहाँ पे इस सब के डिफिनीशन याद नहीं करने, सबके रैंक याद कर लेने। बीसीसी के जो रैंक होते हैं वो 2 होते हैं, अच्छे तरीके से याद कर लेना, ओके। आगे है एफसीसी, एफसीसी के जो रैंक होते हैं वो 4 होते हैं, जेड बराबर 4 होते हैं, ठीक है, ये सभी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको सभी को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब देखो, अब मैंने कुछ और चीज मेंशन किया है आपके लिए, बहुत ही अच्छा, ठीक है, इसको जो है आपको नोट्स में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिलेशन बिटवीन एज ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, रेडियस और एज ऑफ यूनिट सेल में आर और ए में जो है रिलेशन बताना है, रेडियस ऑफ यूनिट सेल और एज ऑफ यूनिट सेल में रिलेशन बताना है अपन लोग को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है सिंपल क्यूब, क्या आता है, सिंपल क्यूब, कि भाई साहब सिंपल क्यूब का रिलेशन क्या होगा रेडियस और एज में, तो आर बराबर ए बाई 2 हो जाता है। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, फॉर सिंपल क्यूब आर बराबर ए बाई 2, फॉर बीसीसी आर बराबर √3/4a, ठीक है, फॉर एफसीसी आर बराबर 2a/2√2, ठीक है, याद रखना ये सभी चीज को नोट कर लो कॉपी में, ठीक है, अच्छे से नोट कर लो और अच्छे से रट लेना, ये सभी चीज डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है। और आपको अगर ऑब्जेक्टिव आते रहे, अगर सब्जेक्टिव आते रहेगा तो ऑब्जेक्टिव अपने आप बन जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए सब्जेक्टिव पे ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव पे नहीं। चलो आगे जो है जनरल फॉर्मूला परसेंटेज पैकिंग, कुछ जनरल फॉर्मूला है परसेंटेज पैकिंग के, क्या फॉर्मूला है, तो देखो जेड, जेड क्या है, तो जेड होता है रैंक, जेड क्या दिखाता है, रैंक दिखाता है, ठीक है। आगे में मैंने बताया था ना किसका क्या रैंक होता है, वही दिखाता है। तो परसेंटेज पैकिंग का जो है जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, एक एटम का वॉल्यूम बटेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100, मतलब कि जेड इंटू 4/3 पाई क्यूब बटेगा एक क्यूब इंटू 100 होता है परसेंटेज पैकिंग का फॉर्मूला, ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट, आगे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट आगे क्या है, तो नेक्स्ट आगे है, देखो तो यहाँ पे मैंने सबके परसेंटेज पैकिंग को मेंशन कर दिया है, परसेंटेज पैकिंग को जो है हमने मेंशन कर दिया है, क्या है, सबसे पहला परसेंटेज पैकिंग ऑफ सिंपल क्यूब, एससी मतलब सिंपल क्यूब, तो परसेंटेज पैकिंग ऑफ सिंपल क्यूब क्या होता है, तो 52% होता है इसका, ठीक है। अच्छा ये तो परसेंटेज पैकिंग हो गया, अच्छा कितना परसेंट पैक नहीं होगा, तो उस समय आपको क्या करना है, 100 में से 52 घटा लेना है, ठीक है, तो 100 में से 52 घटाओगे तो 48% जो है पैक नहीं हो रहा है, तो ये सब टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए, तो पैकिंग फ्रैक्शन याद रखो, अनपैकिंग फ्रैक्शन, अनपैक्ड फ्रैक्शन आपको निकाल लेना है, कैसे, 100 में से माइनस करके, ठीक है। परसेंटेज पैकिंग ऑफ बीसीसी 68%, परसेंटेज पैकिंग ऑफ एफसीसी, एफसीसी को ही सीसीपी भी बोलते हैं जो कि 74% होता है, और परसेंटेज पैकिंग ऑफ एससीपी भी जो है क्या होता है, 74% ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमको पढ़ना है वॉइड, क्या पढ़ना है, वॉइड पढ़ना है, तो भाई साहब वॉइड क्या होता है, ध्यान से देखना, वॉइड आपका क्या है, तो वॉइड किसको कहते हैं, यहाँ पे हमने नोट कर दिया है, वॉइड, वॉइड को ही जो है हम लोग होल भी बोलते हैं, जो छिद्र होता है ना, छिद्र, उसी को, तो क्या बोला, द वैकेंट स्पेस इनसाइड द लैटिस बिटवीन द एटम इज नोन एज वॉइड, ठीक है, वह वैकेंट स्पेस जो कि लैटिस के बीच में बचा हुआ रह जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं वॉइड या फिर होल, जैसे कि ये लैटिस है, ये सब लैटिस है, ठीक है, और इसके बीच में ये जो बच रहा है ना, ये जो बच जा रहा है, ये जो लाल लाल से हम डिनोट कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलेंगे वॉइड, ठीक है, देखो यहाँ पर भी बच रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं वॉइड, ठीक है। चलिए तो आपको समझ में आया ना वॉइड क्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, आप नीचे में कमेंट करके बताते रहना, ठीक है, कि भैया हमको ये समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, हम आपके कमेंट को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे है ट्रायंगोनल वॉइस, ठीक है, ट्रायंगोनल वॉइस, ट्राइगोनल वॉइस क्या है, ट्राइगोनल वॉइस है, सेकेंड वन इज टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। आगे चलते हैं, तो फर्स्ट ट्राइगोनल वॉइस, सेकेंड टेट्राहेड्रल वॉइस, थर्ड जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइस है, थर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइस, फोर्थ जो है आपका क्यूबिक वॉइड है, ठीक है। चलिए तो ये सब आपको पता होना चाहिए, इस सब के डिफिनीशन आपको अच्छे से देख लेना है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसको कहते हैं, क्यूबिक वॉइड किसको कहते हैं, ट्राइगोनल वॉइड किसको कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड किसको कहते हैं, डिफिनीशन आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। जितना बोल रहे हैं उतना ही करो, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और आज अगर आपको यह पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं, आज पीडीएफ दे रहे हैं, तो कल जो है केमिस्ट्री नहीं आएगा, कल आपको केमिस्ट्री याद कर लेना है, सिंपल इस तरीके से करो, मेरे साथ चलते रहो, आपको अच्छे से याद होते जाए।
आगे जो है रेडियस रेशियो, तो रेडियस रेशियो क्या होता है फॉर ट्रेंगुलर वॉइड के लिए, ट्रेंगुलर वॉइड के लिए रेडियस रेशियो होता है 0.155। क्या होता है 0.155। फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा तो 0.225। क्या होगा 0.225 होगा क्या रेडियस रेशियो। ठीक है, ये सब आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। आगे है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए जो रेडियस रेशियो होगा वो होगा 0.414। फॉर क्यूबिक वॉइड, क्यूबिक वॉइड के लिए रेडियस रेशियो जो होगा वो होगा 0.732। कितना होगा भाई साहब 0.732 होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, तो आगे जो है क्या है ध्यान से देखना है यहाँ पे। आगे आपका क्या है, तो आगे जो है आपका रेडियस रेशियो रूल है। क्या है रेडियस रेशियो रूल है। तो भाई साहब रेडियस रेशियो रूल क्या होता है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो है हमने लिख दिया बाय रेडियस रेशियो वी कैन डिटरमाइन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो रेडियस रेशियो के हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड को डिटरमाइन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड क्या होगा या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आगे जो है आपका क्या है रेडियस रेशियो, आगे क्या है रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रेडियस रेशियो क्या है, देखो ध्यान देना, 0 से लेकर 0.155, अगर 0 या फिर 0 के बीच में या फिर 0.155 रहेगा तो वो जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहेगा। ध्यान रखना, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये सब नहीं पूछेगा, इसके बीच का पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इसके बीच में है तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, या फिर इतना है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, और वो जो स्ट्रक्चर होगा लीनियर होगा। अगर 0.155 से लेकर 0.225 के बीच में होगा तो क्या होगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, और जो स्ट्रक्चर होगा ट्रायगोनल प्लेनर होगा। अगर 0.225 से 0.414 तक होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। 0.414 से लेकर 0.732 तक क्या होगा 6 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, और उसका जो स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल होगा। 0.73221 ठीक है क्या होगा 8 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, और जो है स्ट्रक्चर क्या होगा क्यूबिक होगा। ठीक है, एक और बच जा रहा है 1 से लेकर इंफिनिटी तक, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक अगर रेडियस रेशियो है तब वो जो है क्या होगा, ध्यान में देखो 1 से अगर इनफाइनाइट तक रेडियस रेशियो तो वो जो है क्या होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, और उसका जो स्ट्रक्चर होगा एससीपी होगा, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे हमने कोऑर्डिनेशन नंबर के डिफिनीशन को अटैच कर दिया है कि भाई साहब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में होता है क्या, द नंबर ऑफ नेबरिंग एटम्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड और सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब बोल रहा है कि नंबर ऑफ नेबरिंग एटम, मतलब कि नजदीकी पड़ोसी एटम से, पड़ोसी एटम जो होगा किसी एक एटम का जो पड़ोसी एटम होगा वो जो है डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, या फिर इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे अगर सिचुएटेड होगा तो भी उसको क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। तो इंपॉर्टेंट है इसका डिफिनीशन, याद कर लेना, जो भी इस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना वो सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जो है, आगे आपको जान लेना है फैक्टर अफेक्टिंग कोऑर्डिनेशन नंबर। फैक्टर अफेक्टिंग कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप जान लेना क्या होता है। फिर से आपको डिफेक्ट और इम्परफेक्शन के बारे में जान लेना है, डिफेक्ट और इम्परफेक्शन के डिफिनीशन क्या होते हैं। ठीक है, डिफेक्ट और इम्परफेक्शन दोनों एक ही चीज है, डिफेक्ट का ही दूसरा नाम इम्परफेक्शन है। ठीक है, तो डिफेक्ट का आपको डिफिनीशन जान लेना है कि क्या होता है, सभी हमारे नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है डिफेक्ट इज टू टाइप्स, डिफेक्ट जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट एंड सेकंड वन इज एटॉमिक डिफेक्ट। एटॉमिक डिफेक्ट को पॉइंट डिफेक्ट भी कहते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो दो दो टाइप्स होते हैं डिफेक्ट के, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और एटॉमिक डिफेक्ट। ठीक है, चलिए तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन के गुम हो जाने का, इलेक्ट्रॉन के मिसिंग होने का होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कहते हैं, और जो एटम के मिसिंग होने का होता है उसको एटॉमिक डिफेक्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है हमारा, नेक्स्ट आगे है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के बारे में और एटॉमिक डिफेक्ट के बारे में जान लेना है अच्छे से। उसके बाद बोल रहा है टाइप्स ऑफ एटॉमिक डिफेक्ट, क्या बोल रहा है टाइप्स ऑफ एटॉमिक डिफेक्ट। तो टाइप्स ऑफ एटॉमिक डिफेक्ट में दो टाइप्स होते हैं, स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट और सेकंड वन इज नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अब आगे क्या जान लेना है, तो ये सभी ये जो दोनों टाइप है ना, दोनों के आपके डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए, स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं। ओके, चलिए आगे जो है, आगे है आपका
टाइप्स ऑफ स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में जान लेना है कि टाइप्स ऑफ स्टिचोमेट्रिक क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है वैकेंसी डिफेक्ट, डिसलोकेशन डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, इंटरस्टेटिकल डिफेक्ट, मतलब कि टोटल 5 तरह के स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। और इन पांचों के जो है आपको डिफिनीशन के साथ साथ, डिफाइन के साथ साथ प्रॉपर्टीज याद रहना चाहिए। ठीक है, क्या रहना चाहिए? प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए। वैकेंसी डिफेक्ट के, डिसलोकेशन डिफेक्ट के, शॉर्टकी डिफेक्ट के, फ्रैंकल डिफेक्ट के, इंटरस्टेटिकल डिफेक्ट के। हर साल रिपीट होता है और इस साल भी रिपीट होगा यह क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे क्या है, ध्यान से देखना। तो आगे है भाई साहब आपका एफ सेंटर के बारे में। ठीक है, एफ सेंटर के बारे में आपको अच्छे से जान लेना है, एफ सेंटर का डिफाइन। ठीक है, उसके बाद इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट क्या होता है? तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट जान लेना है। फिर आपको जान लेना है टाइप्स ऑफ नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। अब क्या टाइप्स होते हैं नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट के, वो आपको जान लेना है। तो सबसे पहला जो है क्या टाइप है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। सबसे पहला टाइप मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। एंड द सेकेंड वन इज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। और सेकेंड वन क्या है? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको अच्छे से जान लेना है। इनका डिफिनीशन याद रखना, ये सभी का डिफिनीशन हमको जानना है। उसके बाद जो है आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज है सॉलिड के, उसको जान लेना। तो सबसे पहले इसमें आता है कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर में जो है क्या होता है कि जो सीबी और वीबी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये जो आपको तीर दिखाई दे रहा है ऊपर नीचे, ये डिस्टेंस बता रहा है। मतलब कि इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो जो होता है नेग्लिजिबल होता है कंडक्टर का। तो कंडक्टर को डिफाइन क्या करेंगे? द द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड, सीबी को क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। ठीक है, और वीबी को क्या बोलते हैं? वैलेंस बॉन्ड। ठीक है, तो बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्शन बॉन्ड एंड वैलेंस बॉन्ड इज नेग्लिजिबल इज कॉल्ड कंडक्टर। अगर कंडक्शन बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर नेग्लिजिबल होगा तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। देखो वहां नेग्लिजिबल हमने लिख दिया है। आगे जो है आपका इंसुलेटर है। ये जो है फिजिक्स में मत चले जाना, केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर में क्या होगा कि द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बॉन्ड, यहाँ पे बिग होगा जो डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बॉन्ड इज बिगर, क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर। ये सभी डिफिनीशन में अवेलेबल है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो छोटा सा जो होता है डिस्टेंस होता है सेमीकंडक्टर में, वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड में। ठीक है, अच्छा ये वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड क्या है? तो उसको मैंने नीचे में जो है अटैच कर दिया है कि भाई साहब वैलेंस बॉन्ड इसको कहेंगे और कंडक्शन बॉन्ड इसको कहेंगे। देखो वैलेंस बॉन्ड के बारे में बोल रहा है द लोअर एनर्जी लेवल इन विच द इलेक्ट्रॉन लाइज इज नोन एज वैलेंस बॉन्ड। लोअर एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन लाई करता है उसको हम लोग वैलेंस बॉन्ड कहते हैं। और कंडक्शन बॉन्ड किसको कहेंगे? द अपर एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन लाइज। और अपर एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन लाइज कहता है उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्शन बैंड। ठीक है, याद रखना। देखो कितना छोटा छोटा आपको हमने डिफिनीशन यहाँ पे दिया है, बहुत छोटा छोटा। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे है आपको फॉरबिडन जोन के बारे में जान लेना है। फॉरबिडन जोन क्या होता है? तो जो जैसे कि ये कंडक्शन बैंड था, ठीक है, ये कंडक्शन बैंड था और ये वीवी बैंड था, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस आ रहा था ना उसी को कंडक्शन फॉरबिडन जोन कहते हैं। देखो लिखा हुआ है द डिस्टेंस और एनर्जी गैप बिटवीन सीबी एंड वीवी, मतलब कंडक्शन बॉन्ड एंड वैलेंस बॉन्ड, इज नोन एज फॉरबिडन जोन। वेरी सिंपल। ठीक है, तो आप जब नोट्स पढ़ोगे, ये सब टॉपिक पढ़ोगे, तो आपको अच्छे से समझ में और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये मत बोलना कि भैया आपने इतना प्रोवाइड कर दिया तो साथ में इसका आंसर भी अटैच कर देता। भाई साहब कुछ कुछ मतलब कि खुद से भी तो करो। एग्जाम आपको देना है, हमें नहीं। खुद से भी मेहनत कीजिए। सब हमें मेहनत कर देंगे तो एग्जाम हमको थोड़े देना है आपके बदले। चलिए उसके बाद आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर अच्छे से जान लेना है कि भाई साहब पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। फिर आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर जान लेना है अच्छे से कि भाई साहब एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। फिर आपको यूजेज ऑफ सेमीकंडक्टर जान लेना है कि सेमीकंडक्टर के क्या क्या यूजेज हैं। ठीक है, यूजेज क्या क्या है सेमीकंडक्टर में। उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म जान लेना है अच्छे से। मैग्नेटिज्म का क्या क्या टाइप्स है ये आपको अच्छे से जान लेना है कि टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म क्या क्या है। तो सबसे पहला टाइप डायामैग्नेटिज्म, उसके बाद आता है पारामैग्नेटिज्म, उसके बाद आता है फेरोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट अगर आगे चलते हैं हम तो आगे देखो क्या है। तो आगे है आपका फेरी मैग्नेटिज्म। कि फेरी मैग्नेटिज्म क्या होता है। आगे जो है आपका फेरी मैग्नेटिज्म है। फेरी मैग्नेटिज्म क्या होता है, एंटी फेरी मैग्नेटिज्म क्या होता है। ठीक है, तो ये जितने भी टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म है ना, इसके डिफाइन आपको जान लेने हैं अच्छे से।
प्लस में इसके प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से जान लेना है, प्रॉपर्टीज अच्छे से जान लेना है। और कहाँ से जानना है? हमारे नोट्स से, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट जो पॉइंट है वो डोमेन का डिफाइन जान लेना है। डोमेन जो है क्या होता है, इसका डिफाइन जान लेना है कि भाई साहब डोमेन क्या होता है, ठीक है। तो बस अगर इतना कर लेते हो, जितना पीडीएफ में मैंने प्रोवाइड किया है, अगर इसको कर लेते हो अच्छे से, तो फिर आपका जो है इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। कब मिलेंगे? अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,